हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं अभी कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी सारे बेसिक बातें देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर के अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक मिला दिया जाए, डाल दिया जाए तो क्या होता है। प्लेट्स के बीच में स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उनके बीच में अगर जो दोनों के दोनों सर्कुलर प्लेट्स है, स्फेरिकल प्लेट्स है, उनके बीच में डाल दिया जाए तो क्या होगा, या फिर सिलेंडर है उसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा। डाई इलेक्ट्रिक हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस पहले भी कर लिया था। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया था। आज मैं एक बार फिर से इसको डिटेल में लेके चल रहा हूँ सो दैट कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, नाम में ही इसका जवाब है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो डाई इलेक्ट्रिक, इसका मतलब हो गया डाई अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये अगेंस्ट रहेगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके हमेशा क्या रहेगा, ये अगेंस्ट रहने वाला। तो डाई इलेक्ट्रिक आर सब्सटेंसेस दैट, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, अपोज करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कैसे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो प्लेट्स बना दी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, यहाँ पे सारा प्लस चार्ज है, करेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब आपने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक भर दिया बीच में, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक है ये। और इसके साथ क्या कमाल की बात होगी कि इसके अंदर जो आयन्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेंगे, इस तरह से बदल जाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ओवरऑल, देखो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, इसको बोलते हैं ई, ठीक है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं ई नॉट, ई ओरिजिनल बोल देना आप इसको, यानी कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब होगा क्या, इस प्लस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे सारे के सारे, लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो अब आपको साफ पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है। तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, है ना। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई पी, ठीक है, करेक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछेगा आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ई नॉट राइट साइड को है ना, आई कैप, और ई पी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड को है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया आई कैप, ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है। तो बेसिकली आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे इसको एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, तो आपका जवाब हो जाएगा, देखो ई नॉट माइनस ई पी आ रही है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, ये कम हो गई 10। हम लोग कह सकते हैं ना कि जो ई है, ई नेट इज़ क्या, रिड्यूस्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिड्यूस्ड बोल दो आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिड्यूस्ड, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कई तरह का होता है, इसका एग्जांपल क्या है पहले तो वो देख लेना, 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो वुड हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी डाई इलेक्ट्रिक होती है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। बेसिकली जो भी अपना ओरिएंटेशन, अपना जो चार्जेस हैं जिसमें मूव कर जाएं, ठीक है, ग्लास भी बोल सकते हो आप, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं डाई इलेक्ट्रिक के, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है जनरली। कौन कौन सा, डाई इलेक्ट्रिक 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। पोलर डाई इलेक्ट्रिक का मतलब कौन सा डाई इलेक्ट्रिक, ऐसे डाई इलेक्ट्रिक जिसमें आयन्स होते हैं, बेसिकली जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि पोलैरिटी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, एक H पॉजिटिव होगा, एक OH नेगेटिव हो जाएगा, उसको बोल सकते हैं। जैसे HCl हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, जो बेसिकली नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स से जो बने होते हैं, जैसे CO2 बन गया आपका, है ना, तो जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे CO2 हो गया, इसके अलावा H2 गैस का ले लिया आपने, भर दिया, ये सारे के सारे हो सकते हैं। और भी बहुत सारे, इथेनॉल वगैरह, जो मन करे वो बोल देना आप। इथेनॉल में तो वैसे देखो क्या होता है, देखो इथेनॉल C2H5OH होता है ना, तो ये भी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये भी हमारा नॉन पोलर में ही आएगा डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, करेक्ट। तो
ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर के अंदर आ गया हमारे पास ये सारे जिसमें आयंस होते हैं बेसिकली H2 HCl वगैरह। नॉन पोलर में CO2 H2 ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात भी बता दिया था कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो दे विल अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओवरऑल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहला टर्म है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन? आगे चल के मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी काम आएंगे सारी की सारी बातें। तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन, इसको पॉइंट नंबर 1 मार्क कर देते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? तो पोलराइजेशन का मतलब होता है बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अलाइनमेंट of molecules in a dielectric, alignments of molecule in a dielectric in the presence of external electric field, in the presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये क्या होता है? तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे चार्जेस का है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे जो लेफ्ट और राइट अलाइन हो रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छी डेफिनेशन है, याद रखना है। नाउ व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? पहले भी पढ़ा है, दोबारा से देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बिल्कुल सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, जेई मेंस में देखो आप और एडवांस में अगर ये सब नहीं भी पता होगा आपको तब भी काम बन जाएगा, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपके हर एक चीज़ क्लियर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कोशिश करिए कि एक बात को समझिए अच्छे से, और आगे चल के अगर आप इसी चीज़ में इसी फील्ड में और आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी बातें बहुत यूजफुल लगेंगी, काम आएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली इसका एक और नाम है, पहले तो ये भी जान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। और ये किसके बराबर होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा, आप ऐसे लिख देते थे एप्सिलॉन आर बोलो चाहे के बोलो, ये किसका रेशो होता था? तो आपका जवाब हो जाएगा जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ईपी क्यों हो रहा, सॉरी ईपी नहीं ई लिखेंगे ना, डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना हमको, ओरिजिनल और जो बाद में आई है वो वाली नेट है ना, ये वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट है ना जो बाद में आई है, यानी कि ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली द रेशो ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यू कौन सी? जो रिड्यूस हो गई है, ओल्ड कौन सी? जो पहले थी जिसमें डाई इलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ था। ठीक है, करेक्ट, याद रखना है यहाँ पे। और ई नॉट तो हमको पता है ओरिजिनली रहने वाला, लेकिन जो ई नेट था, ई नेट कितना था देखो, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये रहा ई नेट कितना आया था यहाँ पे, ओरिजिनल माइनस किसकी? डाई इलेक्ट्रिक वाले की। तो यहाँ पे भी ये लिख दो आप लाइन, तो ओरिजिनल माइनस डाइलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? तो एप्सिलॉन आर होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट माइनस ई पी, ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो। ठीक है, आगे और इसमें एनालाइज अभी करने वाले हैं हम लोग इसको। ठीक है, आगे एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, फोर्थ डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसका मतलब होता है, ये कहता है एक छोटी सी बात, ये बोलता है कि पोलराइजेशन जो होता है, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले है ना, पोलराइजेशन क्या था? अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन जो होता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बस एक बात का यहाँ पे शर्तें लागू है। शर्तें क्या लागू है यहाँ पे? कि ये जो ई है इट मस्ट नॉट बी वेरी लार्ज, अदरवाइज डाई इलेक्ट्रिक को क्या कर देगी? तोड़ के रख देगी। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड दैट ई इज नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, ये कौन सा वाला ई है? ये
ओल्ड वाला है, ओरिजिनल जो था ना वो वाला ये, ठीक है, जो पहले की तरफ रखा था, क्योंकि उसी की वजह से तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस आया ना। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल कौन रहता है, उसके प्रोपोर्शनल रहता है पोलराइजेशन, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं करना है। तो अगर मैं इस पी को हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको ये लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस, तो मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूंगा ना तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पे दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट आता है बेसिकली। इसको अगर मैं कैपिटल के बोल दूँ लाइक दिस, वैसे तो जो मन करे वो सिंबल ले लो, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं कि के ही लिखना, जो मन करे वो, लेकिन ये जो के है ना ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ये वाला के दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। किस किस का, एक तो होता है ये एप्सिलॉन नॉट का और दूसरा चाई का, ठीक है, इसको चाई बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये दे रखा है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि के किसके बराबर है, तो आप बोल दोगे एप्सिलॉन नॉट चाई, और ये जो चाई है, ठीक है, नहीं प्रोनाउंस होता तो इसको एक्स बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। और अगर 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 ये वैल्यू अगर ये कांस्टेंट है, यानी कि इफ़ दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है यानी कि बदल नहीं रही है, अगर ये कांस्टेंट है तो ऐसे डाई इलेक्ट्रिक को बोलते हैं लीनियर डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा लीनियर डाई इलेक्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये कहलाएगा लीनियर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिक्स बातें हैं, आपको याद रहेंगी तो 1 मार्कर क्वेश्चन वगैरह कभी कोई आएगा ऑब्जेक्टिव तो उसमें काम बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, प्रोवाइडेड दैट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरी लार्ज, एंड व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी यू गेट अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन सा, एक हमारे पास हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका, वैक्यूम का, एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एंड साथ ही साथ किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ससेप्टिबिलिटी का, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो डाई इलेक्ट्रिक है आपका वो लीनियर डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, 5th टॉपिक है ये डाई इलेक्ट्रिक, 5th पॉइंट होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब ये होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी फेस्ड, और ऐसे बोलते हैं दैट कैन एग्जिस्ट, लिख देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाई इलेक्ट्रिक विदाउट causing the dielectric, without causing the breakdown of its insulating property, breakdown of its insulating प्रॉपर्टी। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। बिकॉज आपको पता है ना, मैंने बताया भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाली को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो क्या करेगा, वो फोर्स की वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अंदर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस वजह से वो कंडक्टिंग बन जाएगा, और हमें कंडक्टिंग नहीं बनाना है उसको, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम के केस में अगर आए हम लोग, या एयर के केस में आ जाएँ, फॉर वैक्यूम और एयर, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो कितनी होती है, वो 1 होती है। फॉर अदर लाइक वाटर के लिए कितनी हो जाती है, ये 81 के करीब होती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। तो चलिए हम लोगों ने सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन वगैरह देख डाली, हम लोगों ने देख लिया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, कांस्टेंट, पोलराइजेशन डेंसिटी, ये सारी बातें हमको पता चल गई। अब आते हैं, अगर एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आता है, वेरिएशन इन द कैपेसिटेंस, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पे, वेरिएशन इन द कैपेसिटेंस ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आएगा। तो एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, वही सेम चीज़, प्लेट बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है हमारे पास प्लस प्लस, ये सारा प्लस चार्ज है, इधर की तरफ आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मान लेते हैं इतना सा, ज़्यादा पूरा का पूरा नहीं घेरा है, ये थोड़ा सा ही है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं
कि टी दी हुई है, ठीक है करेक्ट। जो टोटल डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में, तो डी होता है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अंदर जो होगा यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे सारे के सारे, ये यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको एक बात और पता है यहाँ पे होगा ये कि जो इनसाइड है यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी। तो आप बोलोगे देखो आउटसाइड वाली कैसे, देखो आउटसाइड वाली कौन सी, आउटसाइड जो बाहर से जा रही है ये वाली, जिसको हम लोग ई ओरिजिनल बोलते हैं ना, तो ई इनसाइड कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल माइनस में किसकी, डाइइलेक्ट्रिक वाले की, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा दूसरी बात, ये जो पोर्शन जो खाली है जहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक भरा नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है, ये येलो वाला पोर्शन और ये वाला येलो वाला पोर्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड येलो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द येलो रीजन कितना होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, वो तो ओरिजिनल वाली ही रहेगी ना, ओरिजिनल वाली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पे बात, ठीक है। इनसाइड में कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल माइनस पोलैरिटी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इसकी। देखो ये ई पी है, लेकिन बाहर से कौन सी जा रही है, ये वाली जा रही है ना, जो किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर। तो नेट क्या बन जाएगा, तो नेट बन गया ई नॉट माइनस ई पी। ये दो बातें आपको यहाँ से पता थी ऑलरेडी, ठीक है। आगे हमको क्या पता है, आगे हमको ये पता है कि जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो किसके बराबर होता है, तो ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू, है ना। और ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू का मतलब हो जाएगा ये, है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ रही है, ई नॉट माइनस कितने के बराबर, ई पी के बराबर, ठीक है। चलो अब एक काम और करते हैं, इसी को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 1/k मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी डिवाइडेड बाई ई नॉट, है ना। तो यहाँ से 1/k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई पी बाई ई नॉट आ गया। इतनी सी बात, ठीक है करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। 1/k इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस ई पी बाय ई नॉट। अब आपको मैंने ऑलरेडी एक बात और बताई थी, वो क्या थी कि भाई अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कौन सी वाली, ये वाली जो न्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, न्यू बोलो, तो ये कितने के बराबर थी, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है याद रखना, ई नॉट माइनस ई पी के बराबर थी न्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात और, इसी को तो बोल रहे हैं ना हम लोग न्यू, यही तो न्यू है ना, यही तो न्यू है करेक्ट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ से कि के जो है वो ई नॉट बाय ई न्यू के बराबर है, बोल सकते हो ना आप यहाँ से, के किसके बराबर है, ई नॉट बाय ई न्यू के बराबर है। तो अब यहाँ से आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, वो क्या समझ में आ जाएगा कि भाई के जो है अगर वो ई नॉट बाई ई न्यू के बराबर है, तो ई नॉट किसके बराबर होगा, के टाइम्स ई न्यू के बराबर होगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, आप अभी यूज़ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेसिक फैक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/k इज इक्वल टू 1 माइनस ई पी बाई ई नॉट आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। तो आपके पास 3 रीजन है, मैं मार्क कर देता हूँ, देखो एक ले लेते हैं रीजन 1, एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ओके। नाउ ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो देखो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो V1 निकालना बहुत ईजी है। आप मान लो कि ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये x ले लो, इसको भी x ले लो, ठीक है करेक्ट। यहाँ से तक तो मेरा पता है मुझे साफ साफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नॉट एक्स पहले वाले के लिए, है ना, और थर्ड वाले के लिए भी कितनी हो जाएगी, ई नॉट एक्स। बीच में कौन बच गया, V2 के कितनी हो जाएगी, V2 के केस में हो जाएगी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी वाली, न्यू वाली, टाइम्स कितना, उसकी थिकनेस जो कि T हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए ज़रूर, ठीक है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर थी ओल्ड वाली टाइम्स x, और दोनों जगह पे 1 और 3 रीजन में वही, और बीच वाले रीजन में क्या हो जाएगा, उसकी थिकनेस है T, तो ई न्यू इंटू टी, ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ से तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ई नॉट एक्स हो जाएगा यहाँ से, ये बच गया ई न्यू इंटू टी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ से तक। अब यही ई न्यू की मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे जो काम आने वाली है, देखो आप ध्यान से, इधर से ये ई न्यू कितना हो गया, तो आप बोलोगे ई नॉट बाई के हो गया, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो उठा के बस अब जल्दी से, तो v के बदले ये, और यहाँ पे लिख दो ई नॉट बाई के टाइम्स टी, ठीक है। सब कुछ हमको ओल्ड के रिस्पेक्ट में लाना है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब आगे क्या करोगे, अब आगे देखो ध्यान से,
तो अगर आप थिकनेस पे फोकस करते हो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे थिकनेस पे भी आपको दो बातें समझ में आएंगी। क्या, डी जो है वो किसके बराबर है, एक्स का डबल प्लस टी के बराबर है ना, सही बात है कि नहीं, एक्स का डबल और प्लस टी कर देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। जो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे डी माइनस टी बाय 2 आ जाएगा। इसी को उठा के यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो v हो जाएगा 2 ई नॉट डी माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, यही लिखा है ना, डी माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई नॉट बाय के टाइम्स टी। ये वाला 2 कर देगा इसको काट, तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा ई नॉट कॉमन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सही बात है कि नहीं है, v के वैल्यू कितना आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन देम। ठीक है, करेक्ट, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या पता है, यहाँ पे आगे एक बात और पता है कि भाई जो ई नॉट होता है, ई नॉट वो किसके बराबर था, ई नॉट का मतलब क्या होता है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आपको ऑलरेडी पता है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, दोनों के दोनों थे, ये प्लस वाले की वजह से और ये माइनस वाले की वजह से होते दोनों के दोनों राइट साइड है। तो सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2 2 बार करेंगे ऐड, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो वी की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी प्लस के। ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब सिग्मा को भी अगर आप ठीक से लिख दोगे तो ये हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब आपको पता है कैपेसिटेंस होता है Q इज इक्वल टू सी वी। सारा गेम देखो बार बार एक ही बात है, वो है वोल्टेज कैलकुलेट करना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने वोल्टेज निकाला, पोटेंशियल निकाला, अब मैं कैपेसिटेंस निकाल कर रख दूंगा 2 सेकंड में। ठीक है, तो आप Q के बदले क्या पुट कर दो यहाँ पे, सी वी है ना, ये Q यहाँ पे गया तो C टाइम्स V डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाय के। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर। तो क्या मिलेगा आपको जवाब यहाँ से, देखो गया V से V कट, तो आप बोल दोगे C की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको भूल नहीं सकते आप। ठीक है, करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी से गो थ्रू करा देता हूँ वापस मैंने क्या किया था। देखो स्टेप नंबर 1, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो ये देखना था के की डेफिनेशन क्या थी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी। तो आपको पता थी वो थी ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू, यही थी ना। उस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू के कॉन्सेप्ट से मैंने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकाल दी कि भाई 1/k कितने के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। वैसे आप देखो उसको यूज़ करना भी नहीं था, कोई ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी नहीं आपके लिए वहाँ पे, उसके बिना भी काम हो जाता। तो अगर आप चाहो तो इन सब बातों को स्किप भी कर सकते हो, बस मैंने आपको बता दिया एक बार कि क्या क्या था यहाँ पे। ठीक है, ओके, मेन जो स्टेप आपका स्टार्ट होने वाला है वो ये है कि आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करा V1 प्लस V2 प्लस V3 और V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करके काम तमाम कर दिया क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको बस छोटी सी बात क्या याद रखनी थी, के की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद सीधा क्या वोल्टेज कैसे यानी कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकाल देना। ठीक है, ये रेसिप्रोकल वगैरह वाला फंडा जो है ना, आप इसको इग्नोर मार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं हमको यहाँ पे। मैं सोच रहा था इसको यूज़ करूंगा पर इसके बिना ही काम हो गया, ज़रूरत क्या पड़ी इसको यहाँ पे लिखने की। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको यहाँ पे करने की। ओके, अब आगे हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में ये है कि अगर ये पूरा का पूरा कैपेसिटर के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक भर जाए, इफ़ थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक जो है वो T जो थी वो D के बराबर हो जाए, यानी कि कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, तो क्या होगा, कंप्लीटली फिल कर दोगे तो क्या होगा, तो उस केस में होगा ये कि आप C का तो यहाँ लिख दो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय D माइनस T के बदले भी क्या लिख दोगे D, और T के बदले भी क्या लिख दोगे D। ये वाला D कट गया, आपके पास क्या आंसर आ रहा है, तो सीधा देखोगे आप तो K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि C जो होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का K टाइम्स। इसका मतलब होगा कि ओल्ड वाला जो कैपेसिटेंस है उसका K टाइम्स। और यही कमाल की बात है, दैट इज़ हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, यानी कि विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन आपने कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, कैपेसिटेंस इज
इंक्रीज्ड। क्यों? इसलिए बिकॉज के जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। कैसे पता मुझे 1 से बड़ा होता है? तो डेफिनेशन ही के की देखो क्या है, क्या है डेफिनेशन यहाँ पे, क्या डेफिनेशन लिखी है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू, और न्यू वाली हमेशा कम होती है। तो अगर आप किसी को बड़ी क्वांटिटी को छोटी से डिवाइड करोगे तो के का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? बड़ा ही तो आएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेयर के ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बेसिक सी बात थी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया कि कैपेसिटेंस कितना होता है, सी नॉट टाइम्स के, जहाँ पे के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। इससे साइज़ भी बड़ा नहीं होगा और हम ईजिली कैपेसिटेंस को यानी कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 था हमारे पास, जो बहुत ज़रूरी था आपके लिए। अब केस नंबर 2 देखो ज़रा ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इफ़ the dielectric is replaced, अगर उसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे? कंडक्टिंग स्लैब से, कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी। ठीक है, डी भी करेंगे अभी, लेकिन पहले ये देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वही सेम कैपेसिटर था भरा हुआ, ये रहा, ये गया 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 इधर सारा का सारा। अब देखो आपने अगर इसके अंदर क्या भर दिया, आपने अंदर भर दिया यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग स्लैब, तो इससे बड़ी कमाल की बात होने वाली। कमाल की बात ये हो जाएगी कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली यानी कि ई इनसाइड है ना, वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज कितना? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो उस वाले केस में आप खुद बताओ आपका जो वोल्टेज आएगा कहाँ कहाँ का आएगा केवल? तो आप बोलोगे केवल इस रीजन का आएगा और इस वाले येलो रीजन का आएगा। इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 से, अब देखो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ओल्ड वाली थी, यहाँ से यहाँ तक इसको आपने x बोला था, इसको भी x, और ये कितना था? t था ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ओल्ड वाला टाइम्स x, V2 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स थिकनेस, जो कि 0 है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, थिकनेस नहीं। और V3 कितना हो जाएगा? E नॉट टाइम्स x। तो आप देखो क्या आया, V आ गया ट्वाइस ऑफ E नॉट टाइम्स x। ठीक है, करेक्ट। अब आपको एक बात और पता थी कि 2x प्लस टी जो है वो डी के बराबर होता है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोल दोगे डी माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। उठा के इसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपको मिल गया डी माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। 2 से गया 2 कट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आ रहे हैं? v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, है ना। अब ई नॉट के बदले आप क्या लिख दोगे? तो ई नॉट के बदले लिख दोगे वही सेम चीज़, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और फिर Q के बदले सी वी, यहाँ से मिल गया आपको V सी वी डिवाइडेड बाय ये गया यहाँ से कट। तो देखो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? तो A एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी आ रहा है कैपेसिटेंस। तो कभी भी कंडक्टिंग स्लैब अगर भरी हुई हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, ये बेसिक सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। यहाँ से यहाँ तक एक बार चेक कर लेते हैं शुरू से क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि भाई 2x प्लस डी दिया हुआ है हमको यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने सारा का सारा सॉल्व करा, वोल्टेज निकाला जो कि ट्वाइस ऑफ ई नॉट टाइम्स एक्स था, और बाद में वैल्यूज़ वगैरह पुट करके इवेंचुअली वी विल गेट दिस। ठीक है, अगर आप इसको ओरिजिनल कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सी नॉट तो कैसे लिखोगे आप? तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे d से डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ये कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो c का वैल्यू हो जाएगा सी नॉट टाइम्स d अपॉन डी माइनस टी। अगेन देखोगे आप ध्यान से, विच एम्प्लाइज c अगेन गोज अप। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बिकॉज d अपॉन डी माइनस टी तो हमेशा क्या रहेगा? 1 से तो बड़ा ही रहेगा ना, दैट इज़ वाई। ठीक है, करेक्ट। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी थी कि अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब घुसेड़ दिया तब भी क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ध्यान से देखोगे अगर आप यहाँ पे इफ़ नोट करके लिख देता हूँ मैं, इफ़ थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब जो कौन सी है? कंडक्टिंग है, बिकम्स डी, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर वो कंडक्टिंग मीडियम भर दिया आपने बीच में तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि चार्ज तो स्टोर ही नहीं होगा ना, चार्ज तो ऑलवेज मूव करेगा। एंड दैट इज़ हाउ हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप पूरा का पूरा कंडक्टिंग मटेरियल भर दोगे तो कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भरोगे अंदर तो थोड़ा बहुत इंक्रीज तो कर ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें देख ली डाइलेक्ट्रिक के साथ, और डाइलेक्ट्रिक यहीं पे हमारा हो गया कंप्लीटली खत्म, कोई दिक्कत होगी नहीं अब आप उसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहला तो ये, अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो तो आप कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे सीख लिया है। दूसरा, अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो अंदर, यानी कि यूनिफॉर्मली ना भरा हुआ, तो कैसे निकालेंगे। बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे अब डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर वाले सारे के सारे। पर इतना जो फाउंडेशन जो आज मैंने सिखाया बहुत ज़रूरी है, और आपने आज की वीडियो में भी एक ही चीज़ सीखी सबसे ज़रूरी, वो ये कि वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बार बार आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना अगर आता है तो समझ लो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।